हेलो दोस्तों, आज हम केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इसमें कई प्रोविजंस फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन कुछ ऐसे मूल तत्व हैं जो देश की लोकतांत्रिक पहचान का मूल आधार है। 1973 का केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक फैसला था। इसने यह स्पष्ट किया कि पार्लियामेंट के पास संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार तो है, लेकिन वह उसके मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती। इस जजमेंट ने एक ऐसा सिद्धांत स्थापित किया जो आज तक भारतीय संविधान व्यवस्था का एक मूल अधिकार सुरक्षा कवच माना जाता है, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं। अगर इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो उसमें पहला केस हम देखते हैं शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का केस। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 के तहत किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड करने का पूरा अधिकार है। दूसरा केस अगर देखें सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 का केस। फिर से यह बात दोबारा कही गई कि पार्लियामेंट का अमेंडमेंट पावर अनलिमिटेड है। तीसरा केस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का अगर हम देखें 1967 का, यहाँ पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। कोर्ट ने आर्टिकल 368 को केवल एक प्रोसीजर बताया, सब्सटेंटिव पावर नहीं। इस फैसले से सरकार को कठिनाई हुई क्योंकि 1950-60s के दौरान लैंड रिफॉर्म और सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लागू करने के लिए उन्हें फंडामेंटल राइट्स में बदलाव करने की ज़रूरत थी। उसके बाद देखते हैं कौन कौन से संशोधन हुए। गोलकनाथ के फैसले के बाद पार्लियामेंट ने कई बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास किए, जिसमें पहला था 24th अमेंडमेंट 1971 का। पार्लियामेंट को स्पष्ट रूप से पावर दी गई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट इंक्लूडिंग पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स जिसमें आता है अमेंड कर सकती है। 25th अमेंडमेंट 1971 को अगर देखें तो इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को कुछ केसेस में फंडामेंटल राइट्स से ऊपर रखा गया। 29th अमेंडमेंट 1972 का देखें तो कुछ स्टेट के लैंड रिफॉर्म लॉज 9th शेड्यूल में डाल दिए गए ताकि उनका जुडिशल रिव्यू ही ना हो सके। ये अमेंडमेंट्स सरकार के रिफॉर्म एजेंडा को प्रोटेक्ट करने के लिए किए गए थे, लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट के पावर के स्कोप को लेकर नए प्रश्न खड़े कर दिए। इस केस के हम कुछ फैक्ट्स को देखें तो केशवानंद भारती जो केरला के कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में स्थित एडनीर मठ के हेड थे, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटीशन फाइल की। उन्होंने कहा कि केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के कुछ प्रोविजंस उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं। विशेष रूप से उन्होंने बताया आर्टिकल 40 समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19(1)(f) में संपत्ति रखने का अधिकार जो अब नहीं है, आर्टिकल 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने बताया, आर्टिकल 31 प्रॉपर्टी राइट्स जो कि आज नहीं है पर उस समय पे वो चल रहा था। जब तक केस चला तब तक ऊपर दिए गए अमेंडमेंट्स लागू हो चुके थे। इसलिए मुख्य प्रश्न ये बन गया, क्या पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का, या कुछ ऐसी सीमाएं हैं जो वह पार नहीं कर सकती है। बेंच का गठन अगर देखें तो इस मामले को डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े 13 जज बेंच बनाया। ये भारत के न्यायिक इतिहास का सबसे बड़ा बेंच था। सुनवाई 31 अक्टूबर 1972 से 23 मार्च 1973 तक चली। उसमें टोटल 68 हियरिंग्स हुई। जजमेंट 24 अप्रैल 1973 को सुनाया गया। क्या क्या इश्यूज़ थे, क्या क्या प्रश्न थे सुप्रीम कोर्ट के सामने? उसमें पहला था, क्या पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग को अमेंड करने का अनलिमिटेड अधिकार है? दूसरा प्रश्न था, क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है? तीसरा था, क्या आर्टिकल 368 सब्सटेंटिव पावर देता है या केवल प्रोसीजर बताता है? चौथा क्वेश्चन था उसके सामने, क्या नए अमेंडमेंट्स
वैलिड हैं या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसके बाद जजमेंट आता है। जजमेंट एक बहुत ही क्लोज मार्जिन से आया। 7 जजेस मेजॉरिटी में थे और 6 जजेस माइनॉरिटी में थे। मेजॉरिटी का कहना ये था कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग को अमेंड करने का अधिकार है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ एलिमेंट्स हैं, जिनमें पहला है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सबसे ऊपर रहेगा। रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और फंडामेंटल राइट्स का कोर आइडिया होना चाहिए। माइनॉरिटी का बस ये कहना था कि पार्लियामेंट का अमेंडमेंट पावर अनलिमिटेड है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। इस जजमेंट से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जन्म हुआ। इसका मतलब ये है, कोर्ट ने एक फिक्स्ड लिस्ट निकाल दी कोर्ट ने एक फिक्स्ड लिस्ट नहीं दी, लेकिन कहा कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो संविधान के मूल अधिकार हैं और जिन्हें पार्लियामेंट बदल नहीं सकती। ये डॉक्ट्रिन एक इम्प्लाइड लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। मतलब आर्टिकल 368 के अंदर भी कुछ ऐसे मूल तत्व हैं जिन्हें टच नहीं किया जा सकता। इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन क्या हुआ? इस फैसले के तुरंत ये प्रतिक्रियाएं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 3 सीनियर मोस्ट जजेस को बाईपास करके जस्टिस A.N. राय को चीफ जस्टिस बनाया। इसे सप्रेशन कहा गया। इमरजेंसी, जो कि हम जानते हैं 1975 से 77 के दौरान 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 पास हुआ, जिसमें पार्लियामेंट को लगभग अनलिमिटेड पावर देने की कोशिश की गई और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को कमज़ोर करने का प्रयास हुआ। इसके बाद में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई? इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975, कोर्ट ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जैसे कि हम जानते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, कोर्ट ने 42nd अमेंडमेंट के कुछ हिस्सों को स्ट्राइक डाउन किया और कहा कि अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर भी बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। ये कहा कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर भी बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। वमन राव 1981, बेसिक स्ट्रक्चर का एप्लीकेबिलिटी 24 अप्रैल 1973 के बाद के अमेंडमेंट्स पर कंफर्म किया गया। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसने पार्लियामेंट के पावर और सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पावर के बीच एक संतुलन बनाया। लोकतंत्र और मूल संविधान मूल्यों की रक्षा हुई। तीसरा, भारत के न्यायिक इतिहास में यह एक मिसाल बना जो अन्य देशों जैसे कि बांग्लादेश में भी फॉलो किया जाता है। इसका क्रिटिसिज्म क्या हुआ? डॉक्ट्रिन की एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं, इसलिए सब्जेक्टिव है। कुछ विद्वांस इसे जुडिशियल ओवररीच मानते हैं, मतलब जुडिशरी ने अपने अधिकार को बढ़ाया। लेकिन सपोर्टर्स कहते हैं कि ये डॉक्ट्रिन बिना किसी एक्सप्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के भी देश को ऑथोरिटेरियनिज्म से बचाता है। अगर मैं इस सभी बातों को कंक्लूड करूं, तो केशवानंद भारती केस ने यह स्थापित किया कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ बदल सकता है, लेकिन अपने मूल आधार को कभी नहीं छोड़ सकता। ये जजमेंट भारत के लोकतंत्र का एक सुरक्षा कवच है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1973 में था। धन्यवाद।